वर्च्यू अप्रोच के हिसाब से यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड अबाउट कंसिक्वेंशलिज्म एंड नॉन कंसिक्वेंशलिज्म, ठीक है, हमने वो सब चीज़ें डिस्कस करी थी, कंसिक्वेंशलिज्म, नॉन कंसिक्वेंशलिज्म। अब इसको यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव से समझो कि नॉन कंसिक्वेंशलिज्म ने क्या कहा था। The preference is given to the actions and not the consequences. Just like we know that in utilitarianism, the best action would be the one that produces more good to the maximum number of people. That is what utilitarianism is. But when we talk about the Kantinian approach in that particular case, deontology says, if you do not follow law and you violate law, is that a good thing or not? Whenever you are facing an ethical dilemma, what should be the best thing to do? You should follow the law. मतलब देखो हर एक सिचुएशन में अलग अलग होगा, कहीं पर में ऐसा भी होगा कि हमें लॉ भी वायलेट करना पड़ रहा है जिससे कि हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अपहोल्ड कर सकें। कंसाइंस में पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हो, कंसाइंस पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती है। हाँ, क्या कहा? क्यों? इसलिए देखो जब सुबह सुबह सो रहे होते हो और अलार्म बज रहा होता है, अंदर से एक आवाज़ तो आती है, यार उठ जाता हूँ वरना क्लास में थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, आती है ना? नहीं आती है? सोने का मन करता है तो वो मन बोलता है, लेकिन अंतरात्मा अभी भी यही बोल रही होती है, तभी तो अलार्म लगाया होता है। आपका अलार्म लगाने के बाद भी आपका सोने का मन कर रहा है। Rights approach simply say that you need to protect the rights of the other individual, but protection में कहाँ तक प्रोटेक्ट कर सकते हो उसको ध्यान में रखना, क्योंकि केस स्टडीज में आप ही अप्लाई करोगे। किसी का फंडामेंटल राइट जेन्युइनली वायलेट हो रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन में लिख सकते हो दैट अकॉर्डिंग टू द राइट अप्रोच we need to protect the rights of the we need to protect the rights and respect the rights of the other individual, so we are taking this final course of action. बट माइंड में ये भी ध्यान रखना, राइट्स के साथ ड्यूटीज भी होती हैं और राइट्स कभी एब्सोल्यूट नहीं होते। हाउ विल यू से दैट यू आर ओपन? यू विल से दैट यू आर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ओनली व्हेन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट ऑल योर डिसीजंस और ऑल योर इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। आपने कहीं वेबसाइट पे पोस्ट कर दी, पब्लिक डोमेन पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, कम्युनिकेट करोगे तभी तो पता चलेगा ना ओपननेस है। अब आपने अपनी मीटिंग करी, मीटिंग का डिसीजन जो है वो आपने अपनी कंपनी में टांग के रख दिया कि ये है, वो पब्लिक एट लार्ज में तो नहीं हुई। आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ही पता है कि इसमें क्या चल रहा है। आपको या तो न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे अपना कहीं ना कहीं तो डालना होगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपके डिसीजंस क्या चल रहे हैं। करप्शन करना ये काम है लोकपाल का। ही इज पार्ट ऑफ एंटी करप्शन एजेंसी ना। तो लोकपाल, अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में लोकपाल लिखते हैं इसका मतलब है ही इज द वन हु विल प्रिवेंट करप्शन, देयरबाय ही विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। क्लियर? Now we'll be doing approaches to solve ethical dilemma. What are those approaches that we need to take in order to solve ethical dilemma? नहीं, ठीक है, चलो हम अलग अलग अप्रोचेस देखते हैं। यू रिमेंबर दैट केस स्टडी बुक, इट हैज़ रिटन सम डिओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव। तो वो कुछ एक पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं केस स्टडी में। इनफैक्ट जब केस स्टडी का जो फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन है तो उसको लिखते समय हम कई बार, जो अभी हम ये पढ़ेंगे ना अभी, तो आप वो भी अप्रोचेस का नाम वहाँ मेंशन कर सकते हो। उससे क्या होता है, इन अप्रोचेस का नाम मेंशन करने से इट प्रोवाइड्स अ सैंक्टिटी टू वट एवर यू हैव बिन डूइंग, वट एवर यू हैव बिन राइटिंग। दैट अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं है भाई, किसी ने बोला है। वेन एवर यू से समथिंग बट इट इज़ बैक्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल, when you say something backed by any other individual, it provides sanctity to whatever you have been saying, है ना। मैंने कहा कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फिर मैं कहूँ अंबेडकर साहब ने सबसे ज़्यादा इस पर एम्फेसिस दिया था,
So you think now that yes, whatever she has been saying is correct. Why it is correct? ठीक है. So what we were discussing? हाँ, उसको आंसर को जो भी आप लिख रहे हो उसको सैंक्टिटी मिल जाती है. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर केस स्टडी में भी जो फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें भी लिखना चाहिए. अब हम डिस्कस करेंगे. पहला हम डिस्कस करते हैं वर्च्यू अप्रोच. वर्च्यू अप्रोच. वर्च्यू अप्रोच के हिसाब से यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड अबाउट कंसिक्वेंशियलिज्म एंड नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म. ठीक है, हमने वो सब चीज़ें डिस्कस करी थी, कंसिक्वेंशियलिज्म, नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म. अब इसको यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव से समझो कि नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म ने क्या कहा था. व्हाट मैटर्स इज द actions and not ultimate consequences, while consequentialism said what matters ultimately is the consequences irrespective of the actions. This was whole discussed in consequentialism and non-consequentialism. Just telling you the gist. Virtue approach क्या बोलता है कि क्या मैटर करता है? It is the character of the agent that matters. Virtue approach says it is the character of the agent that matters, and if the character of the agent is correct, then ultimately the actions, the consequences will also be correct if the character of the agent is correct. This is virtue approach. For example, there is an honest and diligent officer. So what is the character of the agent? Honest and diligent. This is the characteristics of the officer. So whatever action he will be doing according to virtue approach, he will be doing it correct. हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भगवान नहीं है यहाँ पर, बट ब्रॉडली टेकिंग वी कैन एक्सपेक्ट दैट वट एवर दी एक्शंस ही विल बी टेकिंग इट इन ऑनेस्ट मैनर. ही विल बी शोइंग इंटेग्रिटी. दैट इज द थिंग. राइट डाउन इन virtue approach. According to virtue ethics, what matters is the character of the agent. What matters is the character of the agent and motivation of the actor. Rather than the act itself or its consequences. Rather than the act itself or its consequences. In ethical dilemma, next line, in ethical dilemma, moral actor following virtue approach. In ethical dilemma, moral actor following virtue approach asks himself whether the decision represents the kind of person, whether the decision represents the kind of person he is or he want to be. Now let me give you the example of virtue approach. If you have a case study and wherein you know that the officer is really serious, honest and full of integrity,
unquestionable integrity. ठीक है, a person who is very honest. In that particular case, you need you even if you have ethical dilemma, how will you solve it? What is your characteristics? Your characteristics is honesty. Your characteristics is integrity. So whatever the action you will be taking will be based on these values. जो भी एक्शन आप लोगे इस वैल्यूज के हिसाब से लोगे ना, किसके हिसाब से? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के हिसाब से. सो योर एथिकल डिलेमा इज नाउ रिजॉल्व्ड. हाउ रिजॉल्व्ड? बिकॉज यू नो यू विल बी टेकिंग द एक्शन अकॉर्डिंग टू ऑनेस्टी, अकॉर्डिंग टू इंटेग्रिटी. क्लियर? दिस इज हाउ वर्च्यू एथिक्स work. For example, there is a person, the character of the agent is actually compassionate. He is a compassionate person who shows compassion and empathy for everyone. Whenever an ethical dilemma has been formed and you need to choose between several course of actions, in that particular case, when such a situation has come, when such a situation has come, in that particular case, it will be the compassion that will be guiding the ethical dilemma. Right? Whatever course of action you will be taking, you will be looking from the perspective of compassionate, one that shows the best compassionate behavior of yours. That a course of action you will be taking. So this is how virtue approach helps you in resolving the ethical dilemmas. True? Then the next comes the Kant approach, Kantian approach, the deontological approach, also called as the deontological. सो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है? अंडर डियोंटोलॉजी the preference is given to the actions and not the consequences. Just like we know that in utilitarianism, the best action would be the one that produces more good to the maximum number of people. That is what utilitarianism is. But when we talk about the Kantian approach, in that particular case, deontology says that what matters is the action of the individual. If your action is good, irrespective of what consequences it produces, the action is still good. That means ethical dilemma resolved. Your action should be good, irrespective of the consequences. Write down. Deontology is concerned with the actions themselves. Deontology is concerned with the actions themselves and not with the consequences. Deontology is concerned with the actions themselves and not with the consequences. Next, a person has to always choose duty principles over other values. A person has to always choose duty principles over other values. Immanuel Kant
according to Immanuel Kant, to act in the morally right way, people must act from duty. People must act from duty. From duty. इमैनुअल कैंट का कहना क्या हुआ, कुछ आया नहीं, कहाँ छूटा? अच्छा, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कैंट, टू एक्ट इन द मॉरली राइट वे पीपल मस्ट एक्ट फ्रॉम ड्यूटी. पीपल मस्ट एक्ट फ्रॉम ड्यूटी, मतलब यहाँ डिलेमा देखो, ये चीज नहीं है कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे. डिओन्टोलॉजी हमेशा एक्शंस पे निर्भर करती है कि आपके एक्शंस मॉरली राइट होने चाहिए. व्हाट इज योर ड्यूटी राइट नाउ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज कंपेयर टू व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी. उस केस स्टडी में था कि अगर आपने there is a chemical factory, you are working as an engineer there, and if you do not report about the pollution, the water pollution that they have been causing, and they are releasing toxic chemicals in the water bodies, this is causing serious health issues to the people downstream. Remember that? Remember it? In such kind of dilemma, what kind of dilemma you faced? If you go according to the action, you might face ill consequences. Factory might also close. Factory बंद हो सकती है, आपकी सैलरी चली जाएगी. You might be the only bread earner of your family. In that case, what will happen? क्या करना चाहिए फिर? According to Kant, हमने अभी क्या पढ़ा? Kant says to act in the morally right way is the way to act from duty. What is your duty in this particular case? Forget about the consequences, what will happen. The factory finally there's a possibility that the factory can also get closed finally. ऐसा भी हो सकता है, बट आपके कंसिक्वेंसेस चाहे कुछ भी हो सकता है. लेकिन अभी आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि इस पर्सपेक्टिव से, कैंट के पर्सपेक्टिव से, यू मस्ट एक्ट फ्रॉम योर ड्यूटी. एंड व्हाट इज योर ड्यूटी? टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज दैट दे आर डूइंग रॉन्ग. दे आर रिलीजिंग टॉक्सिक केमिकल्स, they are harming the environment, they are harming the health of the villagers who are living downstream. Clear with this? आप समझ में आया कैंट अप्रोच? तो ऐसे केसेस में ना, जहां पर आपको पता है कि हम फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन जो लेने वाले हैं ना, उसमें प्रॉब्लम होने वाली है, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम मिस आउट कर ही जाएंगे, हमें नहीं है. अब सच में ये है ना कि उस वाले केस स्टडी में एक ये तो था, अगर आप फाइनली अथॉरिटीज को बताते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर factory can be closed. In this particular scenario, you have the other alternative that you will be supporting your views by the Kantian approach. This is also called as categorical imperative. इसको categorical imperative भी कहा जाता है. तो इस अप्रोच से आप उसको सपोर्ट करोगे तो आपकी जो कमियां हैं वो छिप सकती हैं कि ठीक है भाई, अपने मन मर्जी से नहीं कह रहे, जो फिलोसोफर्स ने कहा है उसके हिसाब से कह रहे हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है ना कैसे इनको अप्लाई करना है केस स्टडीज में? राइट डाउन नेक्स्ट. देन लॉ एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. लॉ एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस.
बोलो ये कैसे होगा? लॉ इज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. व्हाट डज दैट मीन? If you do not follow law and you violate law, is that a good thing or not? Whenever you are facing an ethical dilemma, what should be the best thing to do? You should follow the law. मतलब देखो हर एक सिचुएशन में अलग अलग होगा. कहीं पर में ऐसा भी होगा कि हमें लॉ भी वायलेट करना पड़ रहा है जिससे कि हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अपहोल्ड कर सकें. लेकिन मेजर केसेस में आपको हर एक चीज़ में अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी. कहीं डियोंटोलॉजी लगा दिया कैंट वाला, कहीं वर्च्यू एथिक्स लगा दिया, कहीं यूटिलिटेरियनिज्म लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया. लेकिन हर एक अप्रोच को लगा के आपको अपना आंसर लिखना चाहिए. अब यहाँ लॉ वाले केस में देखो, एक फटाफट एग्जाम्पल बताती हूँ. आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आप उसकी सिस्टर की शादी में गए, उसने बहुत प्यार से बुलाया. जब आप अपनी उसकी सिस्टर की शादी में गए, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको पता चला कि उसकी सिस्टर जो है वो 21 साल से छोटी है. अब नाउ यू नो दैट दी age of marriage for girls are 21. If someone is getting married below 21 years of age, in that particular case it would mean that that is not good. या हो सकता है 18 साल से भी नीचे हो, 17 साल की हो. So that would, हाँ क्या 21 अब तो लीगल नहीं किया ना? नहीं 21 है तो हुआ नहीं. आप प्रपोजल आया था पर 18 में था. जहाँ तक मुझे पता है ये तो पास हो चुका है, तो लॉ बन चुका है. इट हैज़ नाउ बिकम द लॉ. एक बार चेक कर लेना. जो मेरी नॉलेज कहते हैं इट हैज़ नाउ बिकम द लॉ. हो सकता है मैं अपडेट ना हूँ, बट इट हैज़ नाउ बिकम द लॉ. एक बार चेक करके मुझे भी बता देना, या फिर आई विल ऑल्सो चेक दैट. तो अगर ये भी मान के चलो कि 17 साल की है लड़की, शी इज़ बिलो 18, इन दैट पर्टिकुलर केस यू वुड बी सेइंग दैट दिस इज चाइल्ड मैरिज. अब आपको क्या करना चाहिए? आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और घर में सबको लगता है कि इस बच्ची के लिए सबसे अच्छा है, इसकी शादी करवा दो 17 साल की उम्र में. लड़की शादी के मंडप में बैठी हुई है, अब क्या करोगे? दे आर वायलेटिंग द लॉ एंड यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट. आप एस्पिरेंट हो, आप ये भी नहीं है कि आप कोई ऑफिसर हो, आप तो एस्पिरेंट हो. अभी क्या करोगे? खाना खा के आ जाओगे? भाई ऐसे नहीं बोलना, एग्जाम में ये नहीं करना. ये इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी एग्जाम में आई हुई भी है. आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू परसू ऑल द फैमिली मेम्बर्स एंड विल ट्राई टू कनेक्ट द सरपंच, या इतना कोई बड़ा होगा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो कि राइट नाउ दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू गेट देम मैरिड बिकॉज शी इज अ चाइल्ड. इट वुड बी कॉल्ड एज चाइल्ड मैरिज. तुम शादी की बात कर रहे हो. शिवम इतने शादी के सपने अभी मत देखो. पहले आपको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो इस पर्टिकुलर केस में जो लॉ है, लॉ शुड नॉट बी वायलेटेड. लॉ विल एक्ट एज एन एथिकल गाइडेंस फॉर you all. So you should work towards persuading the elders that the girl should not be married, that this is not the right age. Secondly, if they still do not agree with it, you can call the police station, या अगर आपके पास सब्सटैंशियल थोड़ा बहुत फिर भी समय है तो आप NGOs को बुला सकते हो, पुलिस स्टेशन पे कॉल कर सकते हो. You are still an aspirant but you are a citizen. ठीक है, आपको घर से बाहर निकल गए तो क्या वो दोस्ती जाएगी तो दोस्ती जाएगी, बट वैल्यूज शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एस्पिरेंट, फ्रॉम अ सिविल सर्वेंट. तो आपको लॉ विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस. लिखो फॉर सिविल सर्वेंट्स, Constitution is final arbitrator. For civil servants, Constitution is final arbitrator. In case of ethical dilemma, as it is the supreme law. Similarly, other laws can also act
Similarly, other laws can also act as source of ethical guidance. Next is conscience. Conscience as guide to resolve ethical dilemmas. Conscience as guide to resolve ethical dilemmas. Conscience as guide to resolve ethical dilemmas. Okay? Okay. बोलो, कई बार हम कुछ भी काम करते हैं तो हम अंदर से लगता है कि यह कंसाइंस ठीक नहीं बोल रही है, कि ये काम ठीक नहीं है, होता है. सो मैनी टाइम्स वी वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट आवर कंसाइंस सेज. अंतरात्मा जो कहती है उसके हिसाब से काम करता है. कंसाइंस में पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ, कंसाइंस पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती है. हाँ, क्या कहा? क्यों? इसलिए देखो, जब सुबह सुबह सो रहे होते हो और अलार्म बज रहा होता है, अंदर से एक आवाज़ तो आती है, यार उठ जाता हूँ, वरना क्लास में थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा. आती है ना? नहीं आती है? सोने का मन करता है तो वो मन बोलता है, लेकिन अंतरात्मा अभी भी यही बोल रही होती है, तभी तो अलार्म लगाया होता है. आपका अलार्म लगाने के बाद भी आपका सोने का मन कर रहा है. शिवम इज एन एक्सेप्शन एक्चुअली. देखो, कंसाइंस जो होती है ना, कंसाइंस का मतलब क्या है? इट इज इंटरनल डायलॉग ऑफ मैन विद हिमसेल्फ. जब कई बार आप अपने आप में झांक के देखते हैं और अपनी अंतरात्मा में झांक के देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो आपको हमेशा सही गाइड करेगी. कंसाइंस वो होती है. बल्कि मेरा ये एक मानना है कि हर एक इंसान के अंदर कंसाइंस होती है, और कितना भी खराब से खराब इंसान क्यों ना हो, खराब से खराब इंसान, उसके अंदर भी अच्छी कंसाइंस होती है और उसके अंदर भी कुछ अच्छे गुण होते हैं. अगर किसी के पास 98% 99% अवगुण है तो उसके पास 1% गुण भी होता है. वो गुण देखो, अगर आप देखो तो इट इज पार्ट ऑफ कंसाइंस. कंसाइंस में हमेशा आपको, आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको झकझोर के बोलती है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है. लेकिन अक्सर करके क्या होता है, हम कंसाइंस की आवाज़ को दबा देते हैं. अब अगर सोचो, एक माँ है और उसका साथ में बच्चा है. बच्चा बार बार आके कुछ बोले और माँ हर बार थप्पड़ लगा के उसको बोल रहे अब चुप बैठ जाओ, हर बार थप्पड़ लगा के बोले अब तुम चुप बैठ जाओ, तो वो बच्चा माँ के पास जाने से कतराएगा, कुछ बोलने से कतराएगा. होता है ये? होता है. तो बच्चा आगे से कुछ बोलेगा ही नहीं. दैट मीन्स कि आपने जो अपनी कंसाइंस की आवाज़ है ना वो दबा रखी है. एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू. अपने अंदर झांक के देखना. कई बार कंसाइंस, जैसे तबीयत खराब है, ठीक है, आपको पता है आइसक्रीम नहीं खानी है, लेकिन आप फिर भी खा रहे हो. अंदर से आवाज़ आती है खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी आवाज़ आती है कोई बात नहीं, ये खा लेते हैं, फिर दवाई भी खा लेंगे दूसरी वाली. हाँ, दोनों कंसाइंस नहीं है. कंसाइंस सिर्फ इतना आपको गाइड कर रही है कि खानी नहीं चाहिए. आपका मन है जो इधर इधर डोल रहा है ना, वो कह रहा है और सजेशन दे रहे थे खा लेते हैं, थोड़ा सा सुख प्राप्ति कर लेते हैं खाकर, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दवाई और खा लेंगे. ये मन होता है. नहीं, एग्जाम्पल से अग्री नहीं कर रहे हो या फिर कंसेप्ट से अग्री नहीं कर रहे हो? अच्छा, कंसेप्ट से अग्री. कंसेप्ट्स कैन डिफर, नो इशू. But this is, I believe that conscience is always good, provided that you must understand that this is the voice of conscience. वो भी बात है कि आपको अपने मन की आवाज़ ऐसा लग रहा है ये कंसाइंस है. नहीं, मन की आवाज़ कई बार डिफरेंट भी हो सकती है और वॉइस ऑफ कंसाइंस डिफरेंट हो सकती है. चलो फटाफट करते हैं. क्या लिखा है हमने? कंसाइंस. कंसाइंस एज गाइड टू रिजॉल्व एथिकल कंसर्न्स.
कंसाइंस लिखो, कंसाइंस इज एन इंटरनल डायलॉग ऑफ मैन विद हिमसेल्फ। अभी हम कंसाइंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। कंसाइंस इज एन इंटरनल डायलॉग ऑफ मैन विद हिमसेल्फ अबाउट राइट एंड रॉन्ग। लिख लिया? तो आपकी कंसाइंस भी आपको कई बार गाइड करती है। जस्टिस अप्रोच, द फिफ्थ वन इज जस्टिस अप्रोच। Justice approach. It focuses on treating the individuals equally in the ethical dilemma. It focuses on treating the individuals equally in the ethical dilemma. चाहे कैसी सिचुएशन हो, लेकिन हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है। That is justice approach. Treating the individuals equally in ethical dilemma. वो वाली केस स्टडी हमने करी थी ना प्रैक्टिस, जिसमें जो खाने बनाने वाली मिड डे मील में जो नई वुमेन अपॉइंट हुई थी, शी वॉज शेड्यूल कास्ट, तो उसके कारण जो अपर कास्ट के बच्चे थे वो स्कूल छोड़ के चले गए थे, वो आ नहीं रहे थे स्कूल में। तो हमने वहाँ पर क्या किया था? वी ट्रीटेड एवरीवन इक्वली, या फिर अनइक्वालिटी शो करी थी? वी शोड जस्टिस अप्रोच थे। करी हमने जस्टिस अप्रोच शो वहाँ पर। नेक्स्ट यूटिलिटेरियन अप्रोच। नेक्स्ट यूटिलिटेरियन अप्रोच। Utilitarian approach, we already know about what utilitarianism says. It says that you should go irrespective of the character of the actions, what kind of actions you have taken. Utilitarianism says the best action would be the one that produces more good to the maximum number of people. This is the concept with utilitarianism, right? So write down. In ethical dilemmas, the value can be chosen. In ethical dilemmas, that value can be chosen. That value can be chosen slash value या option लिखना. That value slash option can be chosen. That value slash option can be chosen, which will produce the most good. Which will produce the most good for the maximum number of people. Which will produce the most good for the maximum number of people. सिचुएशनल एथिक्स अपने आप लिखना है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। Situational ethics says that many times you need to take decision according to situations, क्योंकि कई बार बहुत सारे dilemmas ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी कुछ भी चीज़ ठीक से फिट नहीं हो पाती। So situational ethics says that you need to take the best course of action according to the situation. लिखो, लिख लिया? Take the best course of action according to the situation. Common good approach. Common good approach क्या बोलती है? Common good approach says that you should take the
that action that produces the common good, जो पब्लिक इंटरेस्ट को एनलार्ज करे, जो पब्लिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करे, वो अप्रोच, वो ऑप्शन चूज करना चाहिए. Common good are certain general conditions. Common good are certain general conditions. General conditions that are usually to everyone's advantage. That are usually to everyone's advantage. कॉमन गुड अप्रोच का मतलब समझ में आ गया, यानी कि जो बेस्ट है सोसाइटी के लिए और जो सबके लिए कॉमनली अच्छा है, उस ऑप्शन को हम चूज करेंगे. दैट इज कॉमन गुड अप्रोच. द फाइनल वन इज राइट्स अप्रोच. राइट्स अप्रोच का मतलब है यू ऑल हैव फंडामेंटल राइट्स. सो इन व्हाट मैनर वुड यू बी गोइंग इन केस ऑफ एथिकल डिलेमास? यू वुड ट्राई टू protect the rights of the other individuals as much as possible. So you will choose the best course of action that saves the rights of the individuals, जो उनके rights को save करें. That is rights approach. लेकिन देखो, एक इन जनरल बता रही हूँ, राइट्स के साथ क्या आती हैं? साथ में ड्यूटीज भी आती हैं. इफ यू हैव राइट्स, इट मीन्स दैट यू हैव ड्यूटीज टू. That's why you have been given rights, right? And another thing is that rights are not absolute in nature. एक इसको भी समझो, क्योंकि हो सकता है आप बोलो कि ये मेरा राइट है, राइट टू लिबर्टी. इट इज माई राइट टू इक्वालिटी. बोल सकता है कोई, मेरे राइट है राइट टू लिबर्टी. तो लिबर्टी है तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी के भी घर में रात में भी घुस जाऊं. राइट टू लिबर्टी है तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं पर भी किसी भी तरह चले जाऊं, पार्लियामेंट के अंदर भी चले जाऊं. कल जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, यू हैव सीन दैट? हाँ, तो कल जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, वहाँ जाके लॉबी में जाके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बोले वी हैव राइट टू लिबर्टी, हम कहीं पर भी जा सकते हैं? No, because you have the right, but simultaneously these rights are not absolute. That we have already discussed. ये rights कोई absolute नहीं है. You can say that you have right to equality and you need to treat us with equality, but simultaneously you cannot ask that why reservation is there. Reservation is a violation for right to equality, because we see reservation as an enabler that actually helps the downtrodden and those sections of the society that needs utmost concern, that needs utmost care to the utmost concern in order to and needs utmost support from the government. So reservation is an enabler and upliftment of those downtrodden, ठीक है, that needs reservation. So reservation, in a way we can say that it is helping creating equality in the society, but in that particular case you cannot say that I have right to equality, so please you cannot go against that. That will not work. ठीक है. Rights approach simply say that you need to protect the rights of the other individual, but protection में कहाँ तक protect कर सकते हो उसको ध्यान में रखना, क्योंकि केस स्टडीज में आप ही अप्लाई करोगे. किसी का फंडामेंटल राइट जेन्युइनली वायलेट हो रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन में लिख सकते हो दैट अकॉर्डिंग टू द राइट अप्रोच we need to protect the rights of the we need to protect the rights and respect the rights of the other individual, so we are taking this final course of action. बट माइंड में ये भी ध्यान रखना, राइट्स के साथ ड्यूटीज भी होती हैं और राइट्स कभी एब्सोल्यूट नहीं होते. अपने आप लिख दोगे उसको, राइट्स अप्रोच. वन शुड
protect the rights of the other individuals. One should protect the rights of the other individuals. Rights किस भी तरह से हो सकते हैं. ऐसा नहीं मैं सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही हूँ. सिंस यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव राइट टू सिट इन माई क्लास. सिंस आई एम योर टीचर, आई हैव राइट टू speak in the class or right to teach you in the class. So these are also rights. So right now when we are talking about these rights, these are not the fundamental rights but they are general rights with respect to a student and teacher. तो rights किसी भी तरह के हो सकते हैं. एक और चीज लिखो, right come with duties. Right comes with duties. We should respect and protect the rights of the other individuals. We should respect and protect the rights of the other individuals. So we are completed with the ethical dilemma. Now we'll be starting with transparency, and you know with transparency we also study accountability. ठीक है, तो बेसिकली सिलेबस में accountability लिखा हुआ है, बट accountability के साथ साथ we need to understand transparency, which is really important. TRANS. What do you mean by transparency? क्या होता है ट्रांसपेरेंसी? अभी तक इतना पढ़ते आए हैं ट्रांसपेरेंसी. क्या होता है ट्रांसपेरेंसी? कुछ तो बताओ फटाफट. देखो जितना लेट करोगे उतना फिर क्लास में और लेट हो रहा है. Openness in your decision. Okay. Can we say you are true that transparency is also openness? ठीक है, you are not keeping secrets, but transparency is a way wherein the decisions are taken. Decisions are taken in an open way without secrets. अब सोचो, गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले रही है, बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर, what kind of action decision are they taking. Ultimately we know that they are taking the decision and we will be governed by their decision. We know that we will be governed by their decision, but we do not know what decision are they taking, what they are thinking, on what lines they are thinking. So we need transparency. ट्रांसपेरेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट. ट्रांसपेरेंसी देखो पहले टाइम पे क्या होता था ट्रांसपेरेंसी का, अगर मैं बोलूं, ट्रांसपेरेंसी वाज द नॉर्म इवन बिफोर कॉलोनियल गवर्नमेंट, इवन बिफोर कमिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ट्रांसपेरेंसी वाज द नॉर्म. सॉरी आई सेड अपोजिट. ट्रांसपेरेंसी वाज सीक्रेट, एक्सेप्शनल. ट्रांसपेरेंसी जो था वो एक एक्सेप्शन था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना है, लेट अस बी क्लोज्ड, बी ओपेक. बट व्हेन आई स्पीक अबाउट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग बिकॉज आई सेड इट अर्लियर रॉन्ग, अपोजिट बोल दिया था. अर्लियर ट्रांसपेरेंसी was not used to be part of the administration. Opaqueness was the norm.
What was the norm? Opaqueness was the norm. But if I speak about today's time period, in that case transparency is the norm and secrecy, keeping secrets, is the exception. ट्रांसपेरेंसी इस समय नॉर्म है और अगर कोई सीक्रेट्स रखना चाहेगा तो वो एक्सेप्शन है, एंड द गवर्नमेंट शुड फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. और इसमें सबसे बड़ा जो टूल है ना ट्रांसपेरेंसी का सिटीजन्स के पास, वो है इस समय राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. लिखो, ट्रांसपेरेंसी, it refers to the quality of something being done in an open way without secrets. हाँ, अच्छा, it refers to the quality of something being done in an open way, without secrets. एक और चीज ट्रांसपेरेंसी में है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट, बिकॉज व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी वी आर स्पीकिंग इट नॉट जस्ट इन द सेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वी ऑल्सो नीड इट इन द ऑर्गेनाइजेशंस टू. कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इनफैक्ट अभी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ोगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि राइट नाउ इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस द गवर्नमेंट इज एक्चुअली एनकरेजिंग द कॉर्पोरेट्स टू शो ट्रांसपेरेंसी. When we are giving money, when we are actually giving taxes to the government, so government is responsible for all the actions because they are using our taxes, our hard-earned money. When I speak about the corporates, obviously we are not as citizens giving taxes to the corporates, but still government is encouraging that transparency should be maintained at the corporate level also. They are encouraging that too. And when we speak about transparency is with regard to the decision making process. What decisions are they taking? What decisions are they taking? Why they are taking those decisions? How they are taking it? When they are taking it? Especially for the government. As a citizen, we must be aware of all those information. And transparency का एक important ये भी norm है. ऐसा नहीं है. Your information should be the information should be timely, available, accurate, reliable. In fact, information should be accurate too. Information दी टाइमली नहीं दी जिस समय देनी चाहिए थी, शायद उसका रेलेवेंस तब तक लूज हो जाए. एक्यूरेट, अब सोचो कोविड वैक्सीन थी, अब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए, मैंने पहले इंफॉर्मेशन कभी डाली हो कि आई वांट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू कोविड वैक्सीनेशन डेटा कि कितने लोगों पे वो हार्मफुल रही. आज आ रही है वो 3-4 साल बाद, तो उसका आज रेलेवेंस रहेगा इतना जितना उसका रेलेवेंस उस समय था. टाइमली इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टाइमली. इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट. मैंने एक्यूरेट 2 बार लिख दिया. यहाँ आना था कंप्लीट. इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट. सही तो होनी चाहिए, गलत फैक्ट्स डाल के दे दी. इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल. आप उस पर रिलाई करना चाहिए हो, ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए. कहीं से ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी फर्जीवाड़े में उठा के दे दिया. साथ में इट मस्ट बी कंप्लीट. हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. जो इंफॉर्मेशन हमें
फ़ायदा कर रही थी उसको दे दिया, जो नुकसान करने वाली थी वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी नहीं। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट बिकॉज यू मस्ट नो बोथ साइड ऑफ दी कॉइन्स। बट सच बताऊँ, अगर मैं आरटीआई के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती बहुत कम फॉलो होती है। चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखना। An organization is said to be transparent. An organization is said to be transparent when its decision making and manner of working is open to public. When its decision making and manner of working is open to public and media scrutiny. And media Scrutiny. An organization is said to be transparent when its decision making and manner of working is open to public and media scrutiny. मीडिया स्क्रूटनी में जब आपका या ओपनली जब आप अपनी मैनर ऑफ वर्किंग डिसीजन ये सब डालोगे, यू विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट. It is, next point, it is characterized by accessibility of information, especially financial activities, especially financial activities so that people can trust they are fair and honest, so that people can trust they are fair and honest. It actually also implies openness, communication, लिखो साथ साथ, and accountability. It implies openness, communication and accountability. How will you say that you are open? You will say that you are open and transparent only when you will be able to communicate all your decisions or all your information to the public at large. आपने कहीं वेबसाइट पे पोस्ट कर दी, पब्लिक डोमेन पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, कम्युनिकेट करोगे तभी तो पता चलेगा ना ओपननेस है. अब आपने अपनी मीटिंग करी, मीटिंग का डिसीजन जो है वो आपने अपनी कंपनी में टांग के रख दिया कि ये है, वो पब्लिक एट लार्ज में तो नहीं हुई. आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ही पता है कि इसमें क्या चल रहा है. आपको या तो न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे अपना कहीं ना कहीं तो डालना होगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपके डिसीजंस क्या चल रहे हैं. Clear with that? So openness, that should be communicated also, and ultimately accountability. You know, if why transparency is being shown. Transparency is a tool wherein we seek to make the civil servants accountable for their decisions. You are accountable for your decisions. How we made that? When you are transparent, that's why we made you accountable for that. अब हमें पता ही नहीं है कि ऊपर तो क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं. जब ट्रांसपेरेंसी होगी पता चलेगा कि कौन सा डिसीजन किस तरीके से कौन ले रहा है. वी आर इन अ बेटर मैनर देन टू अंडरस्टैंड दैट. गेटिंग इट? ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ये चीज़ लिखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. अभी ट्रांसपेरेंसी जो हमने किया वो थोड़ा जनरल टर्म्स एंड कंडीशन पे किया कि ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है. अभी हम सिर्फ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं.
लिखो, इट रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन भी है। इट रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। इट मीन्स, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज फ्रीली एक्सेसिबल। freely available and freely available and directly accessible, ये कीवर्ड्स हैं। ओह, दिस इज एक्सेसिबल, लास्ट में एक्सेसिबल। इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल भी होनी चाहिए। अब मैं आपसे बोलूँ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है दे दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे ना एक पेज का मैं 1000 रुपये लूँगी। 1000 रुपये दोगे तो ही मैं इंफॉर्मेशन दूंगी। इज दैट फ्रीली एक्सेसिबल, फ्रीली अवेलेबल? बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी, योर इंफॉर्मेशन शुड बी फ्रीली अवेलेबल प्लस इट शुड बी डायरेक्टली एक्सेसिबल टू। हाँ, प्रिंटिंग कॉस्ट आरटीआई में ये सब होता है, लेकिन एक पेज प्रिंट करने के लिए कोई 1000 रुपये तो नहीं लेगा ना। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ आपको। तो ऐसा कुछ होता है, आरटीआई कॉस्ट 10 या 20 रुपये, इतना कुछ, वो एक जेन्युइन सा होता है। एनीवन कैन पे 10-20 रुपीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी शुड बी द नॉर्म। Transparency should be the norm. And secrecy should be, बताओ, पढ़ा है ना अभी? Secrecy should be exception. Transparency should be the norm. Secrecy should be the exception. ऐसा नहीं है कि सीक्रेसी बिल्कुल अबॉलिश करना चाहिए, नहीं नहीं, सीक्रेसी मेंटेन भी होनी चाहिए। डिफेंस सर्विसेज में सीक्रेसी मेंटेन होती है। अगर आपने हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में करी तो बाकी जो एंटी सोशलिस्ट एलिमेंट्स हैं उसको बेस्ट यूटिलाइज करेंगे आपके लिए। तो कुछ चीज़ें सीक्रेट भी रहनी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द डिसीजन शुड बी इन ट्रांसपेरेंट मैनर। तो इसीलिए कहा नॉर्म क्या है? ट्रांसपेरेंसी। और एक्सेप्शन में किसको रखेंगे? सीक्रेसी को। और पहले बिल्कुल अपोजिट होता था, पहले ये होता था सीक्रेसी वॉज द नॉर्म एंड ट्रांसपेरेंसी वॉज द एक्सेप्शन। फिर लिखो, इंफॉर्मेशन मस्ट बी टाइमली, इंफॉर्मेशन मस्ट बी टाइमली, रेलेवेंट, accurate and complete. Must be timely, relevant, accurate and complete. Foundation, it is foundational value of good governance. या core principle of good governance. It is the core principle of good governance and is the hallmark of citizen-centric approach. डन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ट्रांसपेरेंसी। देखो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है, ट्रांसपेरेंसी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन ले रहा है? गवर्नमेंट या सिटीजन्स? गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है सिटीजन्स को?
इट इज सिटीजन्स हु आर गेटिंग द मोस्ट बेनिफिट। गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम ही है ना, सिटीजन्स क्वेश्चन करेंगे ये पैसा यहाँ कैसे गया, ये चीज़ ये क्यों करी, ऐसे क्यों करी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। Importance of transparency in governance. Importance of transparency in governance. फटाफट बताओ पॉइंट्स, फिर हम लिखेंगे फटाफट। पीपल सेंट्रिक तो है, और बताओ। प्रमोट्स गुड गवर्नेंस, करप्शन, रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स करप्शन, हाँ, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, और प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हाँ, प्रमोट्स गुड गवर्नेंस, ये लिखेंगे हम यहाँ पर। कोर प्रिंसिपल नहीं, प्रमोट्स गुड गवर्नेंस। बेनिफिट, इंपॉर्टेंस बताना, बेनिफिट एक तरीके से। हाँ, हॉलमार्क। शिवम इज रियली इंटेलिजेंट इन न पिकिंग अप कीवर्ड्स, एंड यू मस्ट कीप अप दैट इंटेलिजेंस एक्चुअली, क्योंकि ये कीवर्ड्स ही होते हैं, ये सबके लिए बोल रही हूँ। कीवर्ड्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर राइटिंग में, और जो एग्जामिनर होता है वो फटाफट कीवर्ड्स को ही देखता है। तो यू मस्ट अंडरलाइन ऑल योर कीवर्ड्स, पुट अप एज मच कीवर्ड्स एज पॉसिबल, बट ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कीवर्ड्स से लिखा और सारा कुछ लिखा ही नहीं है। जुडिशियसली यूज करना उसको, ठीक है। चलो लिखो। नंबर 1, इट एलिमिनेट्स द वॉल ऑफ सीक्रेसी। इट एलिमिनेट्स the wall of secrecy. It prevents corruption. It prevents corruption. Promotes rational and objective decision making. Promotes rational and objective decision making. ऑब्वियसली जब आपको पता है कि आपके सारे एक्शन अभी पब्लिक डोमेन में जाने वाले हैं, तो यू विल बी वेरी कॉन्शियस एंड अटेंटिव, अलर्ट रहोगे। क्या बोला मैंने? प्रमोट्स रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इनेबल्स सिटीजन्स to keep themselves informed. Enables citizens to keep themselves informed about the policies of government. Enable citizens to keep themselves informed about the policies of government. Next is promotes efficiency, effectiveness and responsiveness. Promotes efficiency, effectiveness and responsiveness. एक कोट लिखो, दलाई लामा ने लिखा है। दलाई लामा, a lack of transparency results in distrust and
a deep sense of insecurity and a deep sense of insecurity. ये पॉइंट लिखा है ना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला, मेंशन किया ये वाला पॉइंट, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला लिख लिया ना। एक सिंपली देखो गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस करनी है तो एथिक्स के हिसाब से चलोगे, यू बी एथिकल प्लस यू विल बी अकाउंटेबल, और अकाउंटेबल के साथ हमेशा क्या आता है, ट्रांसपेरेंसी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लिया, चलो लिखो फटाफट बनाओ। हाँ, इंस्टीट्यूशनल मीन्स टू अचीव ट्रांसपेरेंसी। इंस्टीट्यूशनल means to achieve transparency. क्या क्या है तरीके? हाँ हाँ, और वो तो जनरल हो गया। लिखो पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कंट्रोल जैसे कि डिबेट्स, क्वेश्चंस, डिस्कशंस, इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो तो अकाउंटेबिलिटी में आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां मत डालना। डिबेट्स, क्वेश्चंस, डिस्कशंस, क्या पार्लियामेंट्री कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां नहीं, अकाउंटेबिलिटी में लिखेंगे। डिबेट्स, डिस्कशंस, क्वेश्चंस, लॉज बताओ क्या क्या होते हैं। वेरी गुड, आरटीआई मेंशन दैट। एक होता है साथ में विसल ब्लोवर, विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट। विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट। थर्ड लिखो सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर आगे पढ़ेंगे अभी हम। सिटीजन चार्टर में बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ कमिटमेंट्स मतलब गवर्नमेंट के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जितनी भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उन सब पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे टाइमली एंड एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फिर जो भी कोई प्रॉब्लम आई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। ये कुछ सिटीजन चार्टर के कुछ पॉइंट्स हैं। गुड गवर्नेंस होना चाहिए, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम सिटीजन चार्टर में। सिटीजन चार्टर फिर लिखो टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डैश करो और लिखो टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन डिटेल पढ़ेंगे हम आगे सिटीजन चार्टर को।
लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्त, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ लोकपाल? करप्शन करना, ये काम है लोकपाल का। ही इज पार्ट ऑफ एंटी करप्शन एजेंसी ना। तो लोकपाल, अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में लोकपाल लिखते हैं, इसका मतलब है ही इज द वन हु विल प्रिवेंट करप्शन, देयरबाय ही विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। क्लियर? इवन फ्री प्रेस, फ्री प्रेस विल डू द सेम। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें नहीं पता होती है, लेकिन वो प्रेस मीडिया वाले जो हैं वो लेकर आते हैं हमारे लिए। तो अगर हाँ नहीं वो वाला नहीं है इसमें अभी, वो अकाउंटेबिलिटी पे लेके चलेंगे उसको। नहीं, उसको हम अकाउंटेबिलिटी में लेके जाएंगे CAG को, क्योंकि CAG जो है वो उसका काम होता है ऑडिट। जो आपने काम किया है, जितना आपने मुझे दिखाया है, मैं उसमें सर्च कर रही हूँ, तो अकाउंटेबिलिटी में आएगा मोस्टली। अभी हम बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ट्रांसपेरेंसी और मेंटेन हो या ट्रांसपेरेंसी और एनहांस हो। इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से हैं ऐसे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं अभी हम। वी आर डन विद ट्रांसपेरेंसी। मुझे एक बार अपनी नोटबुक दिखाना कोई भी। ठीक है, क्या सोच रहे हो? क्लास खत्म हो गई? क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं, कुछ तो सोच रहे थे आप। चलो, लेट्स जस्ट कंप्लीट द क्लास हियर। फिर या पढ़ाएं अभी, और जैसे 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। पढ़ना है? अच्छा, यही बोलो कि मैं थक गई होंगी। ठीक है, चलो।